Hello, friends. How are you? I hope that all of you are very fine. Friend, today we are going to start new chapter of this syllabus and the last chapter of a branch called as electrodynamics. Is it so? Friends, this is the last chapter of section electrodynamics. In first chapter, you have learned the behavior of a stationary charge. In the second chapter, that is current electricity, you have moved it and you got current. We got current. We have measured that current by its own effect, that effect called as magnetic effect of electric current. And in the magnetic effect of electric current, we have learned that magnetic field is produced due to electric current. Many formulas are there, but basically what is magnetic induction? What is magnetic field? Magnetic induction B is defined by two ways. One is as a flux density, magnetic flux per unit area. Is it so? Is this so? Second thing, it is force per unit pole strength. It is force per unit pole strength. Is this so? Small m. Small m is not a mass. Small m is a pole strength. And therefore we got 2 units of magnetic induction. 1 unit Weber per meter square. This is also called a Tesla. It is called a Tesla. And from this second formula, it is Newton per ampere meter. है ना? बराबर है? आपको सुनाई भी देता है और ये बोर्ड पे लिखे वाला दिखता भी है। ऐसी दोनों बातें होती है ना कि बस मैं अपना इधर मेरा चलने देता, आप लोग बोलेंगे कहाँ ये लिख रहा है आदमी, कहाँ क्या कर रहा है। सब क्लियर है? सब क्लियर है? ओके ओके। दोस्तों दोस्तों जब ये फ्लक्स चेंज होंगे तब तब क्या होता? दोस्तों फ्लक्स की बात है तो कितने फ्लक्स होते हैं, कब चेंज होगी, ये बात हम जरा डिस्कस करेंगे पहले। इफ वी हैव एनी एरिया, वेदर इट इज rectangular area or circular area or square area, if this coil or if this wire or shape is placed in external magnetic field B, then in it there will be some flux. आणि मग त्या पहिल्या फॉर्म्युल्यावरून आम्ही आणलंय B is equal to flux per unit area, म्हणजेच फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। फ्लक्स इज इक्वल टू BA। अगर एक टर्म है तो BA, पर अगर मेनी टर्म्स प्रेजेंट होते तो मग काय होईल? इफ देयर आर n टर्म्स तो फिर हो जाएंगे NBA, है ना? तुम लोग जाना चाहेंगे कोई एक हाथ दूसरा NDA में, लेकिन यहाँ पर NDA में जाने के लिए NBA पहली बात मालूम होनी चाहिए, है ना? NBA फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स चेंज कब हो सकते? ये तीनों भी बातें अगर चेंज करते तो तीनों में से एक चेंज करो, आपको फ्लक्स चेंज मिल जाएगा। मतलब इफ यू चेंज नंबर ऑफ टर्न्स, बट इट विल नॉट बी सिंपली पॉसिबल इमीडिएटली, because it will take some time. It will be second case, third case and fourth case. But if you have variable magnetic field, if you can vary area, then you can have different flux, and that change of flux is possible because of this change of NBA. So you may put two constant, one variable, it will be okay. You may vary all the things, it will also be okay. So change of flux करना है तो ये बातें करना पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमें ये पता है दूसरे चैप्टर में मैग्नेटिज्म में आपने ये सीखा है
if there is some magnet, then this magnet produces its own magnetic field, क्योंकि उसे होते हैं दो पोल्स. ये दो पोल्स लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना देते है ना. तो एक के जगह से निकलते और दूसरे जगह जाके एंड होते ऐसा लगता है, पर ये मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने सीखा है कि ना ये तो ऐसा नहीं होता. ये ना एंड होते ना स्टार्ट होते. दीज आर लूप लाइन्स, है क्या नाही. चलो दोस्तों, ये ऐसा आहे. मग तुम्ही मॅग्नेटिक इंडक्शन असे फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत. म्यू 0/4 2m/r³. हैव यू लर्नड और नॉट? यस, इट इज अलोंग द एक्सिस. ये एक्सिस पर है. मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इक्वेटर का फॉर्मूला देखा, μ0/4 m/r³. देखा है कि नहीं? हाँ देखा है. एट एनी पोजीशन देखा है. मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी एंगल पोजीशन μ0/4 दिस m/r³ into 3 cos square theta plus 1. इसका मतलब है पोजीशन बदल जाएंगे की मॅग्नेटिक इंडक्शन बदलता है. मग ते मॅग्नेटिक फील्ड बदलण्यासाठी आपल्याला किती सोपं काम झालं. फ्लक्स इज इक्वल टू NBA होतं. हे फ्लक्स कधी चेंज होऊ शकतात, जर मैग्नेटिक फील्ड बदलली तर. मैग्नेटिक फील्ड बदलायची कशी? अरे यार, वो मैग्नेट को नजदीक दूर लेकर जाओ, नहीं तो अपन खुद मैग्नेट से दूर और नजदीक जाओ, तो यू विल गेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. विल यू गेट? सिंपल तरीका है कि नहीं. मतलब मैग्नेट को नजदीक आए, दूर लेकर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी. हाँ ना. हाँ, एरिया बदलने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स बदलने की जरूरत नहीं. मैग्नेटिक फील्ड कब कैसे बदल सकते हैं? तो मैग्नेट को दूर नजदीक दूर नजदीक दूर नजदीक लेकर जाओ, ऑलवेज कंटिन्यूअसली वैरी हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड वैरी होती तो फ्लक्स वैरी हो जाएंगे, और वो वैरी होने के बाद वो इफेक्ट क्या बताते वो देखना हमारा काम है आज. और ये चैप्टर बस इसी पे ऊपर है. क्या है? When you vary the magnetic flux, then what do you get? That is what the matter to understand in this chapter. That is called as electromagnetic induction. You know very well in your regular syllabus, you have studied in your regular study. But today we are going to see that what happens in fact, है ना. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, लेकिन आज कई बच्चे पहली बार देखेंगे कि ये हमने यहाँ देखा है. क्या नहीं. तो दोस्तों, अब देखो क्या क्या है अपने पास. बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं. ये दिख रहा है आप लोगों को गैल्वेनोमीटर, है क्या नहीं. जी दिखाएगा, दिख रहा है जी. हाँ दिख रहा है. तो ये जी आपने देखा. इस गैल्वेनोमीटर को मैंने एक कॉइल कनेक्ट कर दी. मतलब देखो, बड़ा वायर है, लंबा वायर है, ये ऐसा वायर. हाँ, इस वायर के दो एंड्स मैंने यहाँ लगा दिए गैल्वेनोमीटर को, और वो दूसरे एंड वायर का एक कॉइल को है. देखो कॉइल को है, ये कॉइल है मेरे पास. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, पर मान लो कि मैंने यहाँ लगा दिया ऐसा. हाँ, अब मुझे करना क्या है. मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी, बहुत पावरफुल मैग्नेट. ये देखो, ये मैग्नेट सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, नो प्रॉब्लम. एट द सेम पोजीशन आई कैन हैव गुड क्वालिटी. वीडियो दिख रहा है ना. ये मैग्नेट मेरे हाथ में है ना, दिखता है. अरे मैग्नेट दिखा, गॅल्व्हनोमीटर देखा, कॉइल दिखी, सगळ्या गोष्टी आता बघितल्या तुम्ही. तुम्ही आता बघायचे आणखी दुसरं काहीतरी. बघा काय दिसतंय तुम्हाला. याचं डिफ्लेक्शन तुम्हाला दिसलं असेल बघा. आता दिसतंय का डिफ्लेक्शन? आता सध्याला किती डिफ्लेक्शन आहे सांगा रे. गॅल्व्हनोमीटर मध्ये सध्याला किती डिफ्लेक्शन आहे आता?
झिरो. राईट राईट राईट. झिरो डिफ्लेक्शन. हा, आता बघा माझा मॅग्नेट मी या कॉइलच्या जवळ नेतोय. काय घडलं रे? आता मी एकदम जवळ नेलाय, एकदम जवळ. डिफ्लेक्शन किती आहे? हाउ मच इज डिफ्लेक्शन? जीरो. मैग्नेट बहुत दूर था, यहां पर है मैग्नेट. अब कितना डिफ्लेक्शन है? अभी भी डिफ्लेक्शन जीरो है. और नजदीक लाया तो भी जीरो है. देखो देखो कितना डिफ्लेक्शन है अब. पर देखो, when I just vary this magnet or I vary the position of magnet associated with the coil, I just move. So can you see the deflection of the needle in a galvanometer? हाँ, it is. इसका मतलब है कि गैल्वामीटर में करंट प्रोड्यूस हुआ. एंड वी नो दैट whenever there is a current there is a potential difference, क्योंकि ओहम्स लॉ सजेस्ट करता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. अरे पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया? यहाँ तो बैटरी है नहीं, है ना. अगर होती तो मेरे मैग्नेट के ऐसे अभी पोजीशन पे भी करंट मिलना चाहिए था. बट व्हेन आई मूव माय हैंड मींस माय मैग्नेट, then and then we get current in the circuit. Is this so? देखो कितना, जितना मैं जोर से भगाऊंगा इसे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट. अब मैं इसे जरा दूर रखता हूं और एक पावरफुल मैग्नेट लेकर आता हूं. ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, उसे हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और आपको दिखेगा अच्छी तरह से. देखो कितना डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल आउट ऑफ स्केल जाता कि नहीं? क्या पहले से ज्यादा है? हाँ, ये पहले से डिफ्लेक्शन ज्यादा है. देखो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, खाली हाथ हिला रहा हूं मैं. इट मीन्स if you brought a strong magnet, if you used a strong magnet, then you get more change of deflection, more current. You get more current because of more change of magnetic field, because of more change of magnetic flux. ऐसा ही बोलेंगे हम, क्योंकि मैग्नेट कितना भी पावरफुल हो और हमने बस रख दिया, कितना डिफ्लेक्शन है? डिफ्लेक्शन तो जीरो है ना. और दूर रखा तो भी जीरो है. मतलब जब मैं ये मोशन में रखता तब ही, whenever this magnet is in motion with respect to the coil, then you get the current in the circuit. In short, we can say that whenever there is a change of magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in the coil. अरे ये तो स्टेटमेंट बन गया है जो कि बोला है हमारे फेमस फ्रेंड साइंटिस्ट ने, whose name is Michael Faraday. Is this so? सर अगर किसी ने उस वायर को हाथ लगाया तो शॉक लगेगा. हाथ, मेरे हाथ में वायर ही देखे 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 ये इंसुलेटेड वायर है ना, इंसुलेटेड. मेरे हाथ में वायर है, मैं अगर हाथ में पकड़ तो शॉक नहीं लगेगा ना. तुझे ऐसा लगता क्या कि वो अच्छा, तुझे ओपन वायर सोच रहा तो क्या गैल्वामीटर के जगह हाथ? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं होता वैसा, उतना शॉक नहीं बैठता. मैं लोगों के हाथ में वो एक है दूसरा पॉइंट आधा वोल्ट से क्या बैटरी को नहीं लगाता कि तू हाथ, ये देख मैं हाथ में ले लेता हूँ वो छोटा सा डिफ्लेक्शन है ना वो. ये देख ये देख ये देख, खिलाता मैं हाथ में पकड़ा. यू बिलीव मी वो शॉक तो जरूर बैठेगा, लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा फिर? कोई ना प्रोजेक्ट, कहाँ जाना पड़ेगा? येल्मेरिट कैंप पे. फिर जहां वो 1000 वोल्ट बनता है ना, तब जाके कहाँ समझ में आएगा अरे यार अपने को शॉक बैठा है समझ आएगा क्या? भला क्या पवन कुमार, वो शॉक कब बैठता? ऐसे वोल्ट 2 वोल्ट से 4 वोल्ट से थोड़ा, वो 230 वोल्ट का झटका लगना चाहिए, तब फिर ऐसा हाथ खींच लेता आदमी. यस, अंडरस्टूड दिस? दिस इज व्हाट बिगिनिंग ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ इसमें? दिस इज फिनोमिना दोस्तों, दिस इज फिनोमिना इन विच EMF is induced in a coil due to change of magnetic flux associated with that coil. है ना? मानते हो? हाँ, फिनोमिना समझ में आ गया? यस, मान गए आप लोग। आधे लोग मान गए, हाँ बोल रहे, आधे आधे खामोश बैठे। We have phi is equal to NBA, but friends, number of turns are scalar quantity. Number of turns is a scalar quantity. Magnetic field is vector, area is also vector. But friends, flux is again number. Flux is a number and hence it is scalar quantity. And therefore, this scalar will be the product of two vectors. So should I take cross product or dot product? कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट? सबको पता है ये डॉट प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ओके, मतलब फ्लक्स phi is equal to NBA cos of theta होना चाहिए। रियल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? NBA cos theta, where theta is angle between what? Angle between direction of B and direction of A. अच्छा, एरिया क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन किधर होता फिर? एरिया का डायरेक्शन किधर? विल यू टेल मी? डायरेक्शन ऑफ एरिया किधर होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। आप प्लेन को तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते, फिर किधर? परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं ना सरफेस को। सरफेस अगर ओपन है तो दो डायरेक्शंस, सरफेस अगर क्लोज है तो बस बाहर के डायरेक्शन में, है क्या नहीं? क्लोज सरफेस है तो एरिया इज आउटसाइड, ओपन सरफेस है तो एरिया इज बोथ साइड्स, एरिया इज एट बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बाहर, अंदर, किधर भी बोलो। तो अगर मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर, सॉरी मतलब प्लेन ये है, तो इसका एरिया तुम लोग इधर बोलो या इधर बोलो, कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, लेट थीटा, तो ये बताता है इसके अंदर से फ्लक्स कितने जाते। ये थीटा सजेस्ट करेगा, थीटा डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कितने, समझेगा? अगर थीटा मेरा 90 है, मतलब अगर ये प्लेन ऐसी जाके रुकी है यहां पर, तो इसका परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर, थीटा होगा 90, तो इस कॉइल में से ये मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स जा ही नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि प्लेन और डायरेक्शन ऑफ बी सेम प्लेन में आ गए। ओके, तो दोस्तों यहां इस केस में फ्लक्स होगा 0 आणि मॅक्सिमम फ्लक्स साठी थीटा असायला पाहिजे 0। मॅक्सिमम फ्लक्स म्हणजे थीटाची किंमत 0, फ्लक्स विल बी मॅक्सिमम। आता एवढ्या गोष्टी आमच्या जवळ आहेत। दिस इज नथिंग बट अ प्री नॉलेज, कॉग्निजन है हमारा ये, हमें इंफॉर्मेशन इतनी पता है। अब क्या करना है? ये फैराडे बोलता है E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, है ना? डी फाई बाय डी टी है। फिर आया लेंस, लेंस बोलता है तुम्हारे खत में मेरा सलाम, ये ने भेज दिया। माइकल फैराडे के खत में उसका खुद का सलाम है ना? एंड वी गॉट टुडे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, बराबर है? हाँ, ये बनता है हमारा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी।
तो ये माइनस साइन सजेस्ट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज, क्योंकि हम जो कॉइल के तरफ मैग्नेट लाए या कॉइल को मैग्नेट के तरफ लेकर गए, ये क्लोज उनके आने को अपोज करता है, उनके क्लोज आने को अपोज करता है। किस लोगों के क्लोज आने को? कॉइल और मैग्नेट के क्लोज आना या दूर चले जाना, इनका जो झगड़ा प्यार होता है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का रोल होता है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, जैसा पाकिस्तान डायरेक्ट अपने पे अटैक कर नहीं सकता, तो फिर क्या करता? वो अतिरेकी भेज देता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पाकिस्तान जैसा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी खुद अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अपोजिशन मतलब इंटरैक्शन, अट्रैक्शन मतलब इंटरैक्शन। इंटरैक्शन होने के लिए दोनों क्वांटिटी सेम नेचर के होने चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दो सेम नेचर है नहीं, एक दूसरे के कारण प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ये सेम नहीं है ना? आणि म्हणून मित्रांनो, हा इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट तयार करतो, करंट मॅग्नेटिक फील्ड तयार करते, मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे फ्लक्स असतं, आणि या फ्लक्स या चेंज होणाऱ्या फ्लक्सला अपोज करतात। मग आपण करंट इंड्यूस्ड म्हणू, बी इंड्यूस्ड म्हणू, फ्लक्स इंड्यूस्ड म्हणू। इंड्यूस्ड फ्लक्स आणि तुम्ही आम्ही चेंज करणाऱ्या फ्लक्स यांच्यामध्ये मैत्री आणि भांडणं होतात मित्रांनो, आणि मग त्या फ्लक्सला अपोज केला जातो। म्हणजे काय केलं जातं? समजा जर का आमची ही कॉइल आहे, या कॉइल मधून सध्याला काहीच नको ना, सध्याला काहीच नको, ही कॉइल अशीच ठेवलेली आहे, आमचा बार मॅग्नेट असा इथे आहे, बरं का? सिलेंड्रिकल मॅग्नेट म्हणा, बार मॅग्नेट म्हणा, त्याचा नॉर्थ असा इकडे आहे आणि हा साऊथ वरती आहे, बरं? आता सध्याला या मॅग्नेटच्या काय फ्लक्स असतील इथे अशा असोसिएटेड असतील का नाही? या फ्लक्स असतील, फॉर एक्झाम्पल 5 फ्लक्स आहेत, तिथं भरपूर असतील पण 5 मधून चालल्यात। हा, ओके, मग या फ्लक्स अशा मधून येत, म्हणजे आमच्या पांढऱ्या लाईन दिसल्या नाही पाहिजे ना, म्हणून अशा वरतून। हाँ, आप देखो वो कॉइल के अंदर से है, अंडरस्टूड? अब ये 5 फ्लक्स है, ये 5 फ्लक्स है, उसका यूनिट मत बोलो, फ्लक्स 5 है। When this bar magnet is now coming close, ये देखो मानो यहां पर आया, अरे भाई अभी कॉइल की पोजीशन नजदीक आ गई कि नहीं मैग्नेट के, तो फ्लक्स ज्यादा होंगे कि नहीं पहले से? मतलब ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, पहले से ज्यादा। एंड इफ फ्लक्स इज इंक्रीज्ड, तो ये कॉइल के अंदर कुछ हलचल हो जाती है ना? जैसे हमारे सामने गुलाब जामुन हो या शीर खुरमा हो या वेज नॉन वेज का ऐसा पसंदीदा डिश हो, तो जरा दिमाग में हलचल होती कि नहीं, है ना? बराबर है कि नहीं? मुंह को पानी आता है कि नहीं? तो वैसा इसके मुंह को पानी आता है, और ये करंट प्रोड्यूस करता है। करंट का डायरेक्शन किधर होता? हम ऐसा नहीं बोल सकते, करंट का डायरेक्शन ऐसे ढंग से हो कि ये जो 7 बन गए हैं ना, अभी 5 के 7 बन गए, तो 7 नहीं बनने देने के लिए, मतलब 5 ही रखने के लिए, मतलब एडिशनल जो 2 बन गए हैं उसको अपोज करने के लिए फ्लक्स बनाने पड़ते हैं। इस
बढ़ने वाले फ्लक्स को हम अपोज नहीं कर सकते, तो ये उल्टे डायरेक्शन में दो बना देंगे हम. मग या डायरेक्शनला जर कधी दोन आम्हाला अपोजिट करता आले तर हे वाढलेले धरून 7 आणि आमचे उलट्या डायरेक्शनचे 2 टोटल किती झाले? टोटल होतील 5. याचा अर्थ फ्लक्स मेंटेन करायचा प्रयत्न असेल, है ना. ये फ्लक्स मेंटेन हो गए दोस्तों. मग फ्लक्स जर मेंटेन झाले तर आता या इंड्युस्ड फ्लक्स साठी या वायर मध्ये करंट कसा आला पाहिजे? क्लॉकवाइज यावा की अँटी क्लॉकवाइज यावा? तर पकडा तुमचा हात, उजवा हात पकडा. उजवा हात पकडायचा तुम्ही आणि अंगठा तुमचा वरती आला पाहिजे. बोट तुमचे कसे फिरवा लागतात बघा. अँटी क्लॉकवाइज फिरवा लागतील की क्लॉकवाइज फिरवा लागतील? अँटी क्लॉकवाइज फिरवा लागतील. का कोणाचे क्लॉकवाइज फिरवल्याने जमले? बघा त्याने कोणाचे जमले, त्याने डावा हात पकडला असेल, है ना. ये राइट हैंड पकड़ने का है, राइट हैंड. तो सबका हाथ अगर ऐसा आता है तो उंगलियां 100% अँटी क्लॉकवाइज घूम रहे. म्हणजे करंट अँटी क्लॉकवाइज आला. आता आपण बघू, समजा जर हा बार मॅग्नेट वरती गेला तर ये मेरी कॉइल है, ये मेरा मैग्नेट था जिसके कारण 5 फ्लक्स आ गए थे. 1 2 3 4 5. हाँ, अब ये बार मैग्नेट ऊपर चले गया, दूर गया. दूर गया मतलब फ्लक्स कम हो जाएंगे. फ्लक्स मानो 3 ही हो गया. तो ये कॉइल बोलती है ना, मैं 3 नहीं होने दूंगी. 5 के 7 करने को अपोज किया तो ये 5 के 3 करने को भी अपोज करती है. तो ये अपने खुद के फ्लक्स बना लेती 2 और बोलते तू नहीं तो मैं हूं. मैग्नेट तूने नहीं दिया 5 तो मैं बनाऊंगी, मैं रखूंगी 5. इसका मतलब ये इसके 3 और ये अपने 2 बन गए 5. मतलब जो पहले 5 थे वो अभी भी 5 रहेंगे. But to produce magnetic flux in downward direction, in what direction you will put your straight thumb? In which direction will you put your straight thumb? In the direction of flux. It means in downward direction. So how will your fingers turn? Your fingers will rotate in a clockwise sense. Won't be? Yes, it is. And what? करंट होगा इसमें क्लॉकवाइज. करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज. अच्छा, ओके. अब इससे पता चला कि अगर मेरा ये वो कॉइल अगर है, मेरी कॉइल है, कॉइल के तरफ मैं नॉर्थ पोल लेकर जाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, है क्या नहीं? आया क्या नहीं? और अगर मैं कॉइल के तरफ में कॉइल से अवे लेकर जा रहा हूं, ये नॉर्थ पोल गोइंग टुवर्ड्स, यहां पर अगर नॉर्थ पोल गोइंग अवे तो ये करंट प्रोड्यूस होता है साउथ पोल जैसा, मतलब क्लॉकवाइज. समझ गए? सेम रिजल्ट वी ऑब्टेन. अगर ये कॉइल है, साउथ पोल अगर हम उसके तरफ लेकर जाते ना, साउथ पोल नजदीक लेकर जा रहे,
तो यस के डायरेक्शन में, मतलब साउथ पोल अप्रोचिंग, और साउथ पोल अगर दूर चले जा रहा है तो ये हमारी कॉइल, और साउथ पोल दूर चले जा रहा है ना दोस्तों, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलता है। साउथ पोल गोइंग अवे फ्रॉम कॉइल। ये तो हो गए भाई थ्योरी, पर थ्योरी बेकाम की है क्या? ऐसा नहीं, थ्योरी काम की है, समझे? तो पहला कंक्लूजन क्या मिला? Whenever there is a change of magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in the coil. समझ गए? दूसरा, rate of change of magnetic flux associated with the coil gives you magnitude of induced EMF and direction तो लेंजेस लॉ ने बताया, है ना? और इसी कारण आप लोगों ने फिर ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब उस क्वेश्चन का जिक्र हम अभी करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे क्या है वो। हाँ दोस्तों, अगर ये अपनी कॉइल थी, कॉइल के एक्सिस पर हमारा ये मैग्नेट था, है ना? ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब ये नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है तब इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होता, प्रोड्यूस होता, और अपोजिट वाला फेस साउथ पोल बनता, है ना? कॉइल में से करंट जाता है तो हमें पता है इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, इट इज इक्विवेलेंस ऑफ बार मैग्नेट। इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट होता है, एंड डायपोल मोमेंट पता है आप लोगों को? डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज NIA, डोंट यू नो? NIA है ना? हाँ, मग त्याचा एक फेस नॉर्थ असेल तर दुसरी फेस साऊथ असेल। अरे शिकलात की नाही? आपण अशी डायग्राम काढली होती, त्याची इकडच्या बाजूला हे जर करंट असेल अँटी क्लॉकवाईज, म्हणजे राईट साइडला बघितला तर अँटी क्लॉकवाईज असेल, म्हणून मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन इकडे, आणि इथं सुद्धा इकडेच असतं। याचा अर्थ हे जर नॉर्थ पोल आहे तर इकडच्या बाजूला साउथ पोल ऑफ मॅग्नेट येणार, like this. Current carrying coil behaves as a bar magnet, और वही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, भले वो मैग्नेट के कारण हो या करंट कॅरिंग कॉइल के कारण। अंडरस्टूड? ओके। मग आता बघा, हा नॉर्थ पोल आहे, हा नॉर्थ पोल आहे। अरे आम्हाला माहिती आहे लाईक पोल्स रिपेल इच अदर, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, देयरफॉर ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट है, इसके कारण ये नॉर्थ पोल आया है, ये नॉर्थ पोल आने वाले मैग्नेट को दूर ढकेल रहा है। देयर इज अ रिपल्शन। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता था फ्री फॉल में, क्या वो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता था वो अब होगा क्या? अब नहीं होगा। अब वो होगा G डैश, वो G डैश G से कम होगा या ज्यादा? अगर ये रिपल्शन है तो ये लेस देन G होगा। तो क्या आपने पढ़ा था? फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट along the axis of a coil has an acceleration less than acceleration due to gravity। अगर पढ़ लिया होगा तो अभी आंसर समझ में आ गया कैसा है ये? Have you understood this? हाँ, yes it is. Okay. दोस्तों, मेरे पास ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितने लेंथ की है? जिसकी जो रीजन है मैं उसे बोलता हूं ये L डिस्टेंस पे है, L लेंथ पर। अच्छा, हमारे पास एक
रेक्टेंगुलर फ्रेम है, कॉइल है, उसकी साइड ए है, अलग. नाउ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट साइड. इज इट सो? तो मुझे अब डायग्राम निकालनी है, ग्राफ निकालना है, किसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस x. हाँ, तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा? डायरेक्ट एक एक चीज बताओ या चार ऑप्शन दो, फिर आप लोग बताएंगे. चार ऑप्शन देना मतलब मुझे चार ग्राफ निकालना पड़ेगा. तो मेरे लिए आसान है कि डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो ग्राफ कैसा आएगा. ओके. जैसा ही एंटर होता है, मतलब ये 0 0 है, बोला क्या? जैसा ही एंट्री होती है तो फ्लक्स थोड़े बहुत आ जाएंगे. 0 पे तो 0 है. लेकिन अगर ये अपनी कॉइल थोड़ी सी अंदर चली गई, मतलब थोड़े से फ्लक्स आ गए. थोड़े से फ्लक्स आए मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की नहीं. हाँ, खाली. चलो, तो ये फ्लक्स आए मतलब 0 से कुछ आए, 0 से कुछ आए मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ. इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ मतलब ये ऐसा. अब फ्लक्स ज्यादा आएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा रे? अब थोड़ा सा मेरी ये कॉइल और ज्यादा अंदर आ गई तो फ्लक्स ज्यादा आएंगे. ज्यादा आएंगे तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा या ईएमएफ उतना ही होगा? will EMF constant or will EMF increasing? ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है. इसलिए ये जो है ना, कौन है? एरिया. भले वो बाहर ये एरिया अंदर जाए पर रेट कांस्टेंट रहता है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट. दोस्तों ये आ गया अभी ए डिस्टेंस तक. इसके बाद कॉइल अपनी पूरी अंदर चली गई. अब यहां आई, यहां आई, यहां आई, तो फ्लक्स कितने चेंज हुए? फ्लक्स कितने चेंज हुए? 0. ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0. कहां तक? ये यल पोजीशन तक, है ना? यल तक आया. अब इसके बाद वो जो अपनी कॉइल है ना, वो थोड़ा सा बाहर आएंगी. बाहर आएंगी मतलब फ्लक्स कम होगा. फ्लक्स कम होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा. असल में वो पहले ईएमएफ के मुकाबले अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. बट आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम शोइंग यू जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नॉट डायरेक्शन. एंड देयरफॉर इसके बाद फिर वो यहां से ईएमएफ मिलेगा, है ना? पर कितने डिस्टेंस तक? ए डिस्टेंस तक, है ना? निगेटिव डायरेक्शन में आएगा. मैं बोला ना, मैं निगेटिव नहीं बताने जा रहा हूं. नहीं तो असल में होता क्या है, अगर उसको हमने पॉजिटिव माना पहले ऊपर के डायरेक्शन को, तो नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव, तो फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा मिलेगा. ये एल तक, ये ए तक, ये 0 0 और ये वैल्यू एल प्लस ए की. ये ऐसा आएगा डायरेक्शन के साथ, ई वर्सेस एक्स. समझ आ गई? हेलो, अंडरस्टूड? हम्म. अगर ये फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होते हैं, अगर मेरा फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होता है और वो तुम्हें देता है कोई, देखो ऐसा कि 3t² प्लस t प्लस 10, what is the EMF induced?
at t is equal to 2 seconds. तो हमें पता है क्या करना, E is equal to what, d phi by dt. फाई का डिफरेंशिएशन करो, मैथमेटिक्स वाले इमीडिएट बताएंगे बगैर टाइम पास करके, और नॉन मैथमेटिक्स वाले भी बताना चाहिए इसका डेरिवेटिव। हाँ, इतना फास्ट बताना पड़ता। देखो कितना डेरिवेटिव होता है, 6t+1, और टाइम बोला है 2 सेकेंड्स, तो ये 6 इंटू 2+1, ये होता है 13 वोल्ट्स। होता है कि नहीं? यस इट इज, ये बनता है। देखो ऐसा, हाँ, तो डेरिवेटिव ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n को मल्टीप्लीकेशन में लेते, फिर पावर में से एक माइनस करते, ये होता है हमारा डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर x टू द पावर n, है ना? हाँ, तो कई फॉर्मूले, कई प्रॉब्लम हम पूछ सकते फिर कितना भी, है कि नहीं? कैसा, जैसा मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कैसी रेजिस्टेंस वाली कुछ कॉइल है, और ये ऐसा रेल है, ऐसा मान लो, रेल है ऐसा मान लो ये, ऐसा, ये ऐसा, ओके, और ऐसा एक रॉड है, इस पर घूमने वाला है, हम्म और हम इधर बाहर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेट दिस इज आर। इफ नाउ दिस रॉड इज रोटेटिंग हियर, मतलब फ्लक्स विल बी डिक्रीज्ड। तो मैं सवाल सिंपल पूछ रहा हूं कि इन विच डायरेक्शन करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, वेदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दोघच जणांचे आन्सर आले, मोहिनी दांडे आणि वैभव, आता आले बाकीच्यांचे क्लॉकवाइज। CW लिखने को इतना समय लगता का वीर? CW ने तो ACW, दूसरा काय है ना? ओके, क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्लक्स कम होने वाले को वो बर्दाश्त नहीं करता। वो जो रॉड का इधर आना मतलब फ्लक्स का कम होना, और फ्लक्स कम होना सर्किट के अंदर या लूप के अंदर वो सर्किट बर्दाश्त नहीं करता। 10 चपाती की भूख और 2 चपाती दिए तो चलता क्या? बर्दाश्त होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। अंडरस्टूड? हाँ, ऐसा है वो। तो ना ना, बर्दाश्त नहीं होता, भूख सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन भूख नहीं, है ना? एक बार पीरियड नहीं हुआ तो चलता, पीरियड को लेट गए तो चलता, पर भूख कम नहीं होता। हम्म। दोस्तों, मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर एक चार्ज ऐसा प्रोजेक्ट करता, तो उस चार्ज पे फोर्स एक्ट होता है ना रे? है ना? होता है कि नहीं? हम्म किस डायरेक्शन में?
किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है इसमें? ऊपर के डायरेक्शन पर। ओके, फोर्स होता ऊपर के डायरेक्शन पर। अगर तुम लोग बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज नहीं, मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो किस डायरेक्शन पे? अरे वो अलमास को कुछ समझता है क्या मेरी भाषा? सदफ, गेमिंग गेमिंग गेमिंग। ओ भाई, रेड आइज, वो रेड आइज करती होंगी, गुस्सा करती होंगी उधर, वो डर लगने का काम है क्या वो क्लास में? है। कुछ भाषा समझती क्या मेरी? हाँ पहले दिन बहुत तकलीफ होती है बाबा, वो टीचर क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कैसी भाषा, ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसा कैसा टोन है, काय को आ गए मैं, ऐसा हो जाएगा ना। सो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन अगर डाल दिया अंदर, हम्म, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर फिर? ये फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड आपने बोल दिया है। राइट, ओके। चलो, पॉजिटिव चार्ज रहा तो ऊपर, निगेटिव चार्ज रहा तो नीचे। अगर मगर हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड में अपना ये कंडक्टिंग रॉड घुमाते तो, अरे ये मेटल का रॉड है, कौन है ये मेटल रॉड है। मेटल रॉड मतलब गुड कंडक्टिंग मटेरियल वाला रॉड, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला मटेरियल वाला रॉड मैं अगर राइट साइड में लेकर जाता हूं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले जा रहा हूं क्या? नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना क्या और रॉड को घुमाना क्या, एक ही तो बात हो गई ना। बराबर है। फिर ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर उधर, हम्म, तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन रॉड के? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर वो डाउनवर्ड चले जाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि भाई वो जो रॉड है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर जमा होने लगे, हुए नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जमा होंगे? पॉजिटिव जमा होंगे ऊपर, क्योंकि नीचे निगेटिव नीचे आए तो पॉजिटिव पर तो होना ही है ना एक्यूमुलेट। Positive charge will accumulate on upper end while negative charge will accumulate on lower point, है ना? ओके, इसका मतलब चार्ज के एंड पर, सॉरी सॉरी, रॉड के एंड पर चार्जेस आ गए। These charges will produce electric field between them, है ना कि नहीं ना? Will these charges produce electric field between these two ends? तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले डायरेक्शन में या ऊपर वाले डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? बताएंगे। वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है क्या नहीं? अच्छा, एक आधे डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर इलेक्ट्रॉन रखते तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट होता, क्योंकि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
तो फोर्स होता है E इंटू क्यू। अब ये E का डायरेक्शन नीचे है, ये चार्ज निगेटिव है, तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मतलब ऊपर होगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर, ऊपर, है ना। अच्छा, ये रॉड पर चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू होते, निगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रॉन को नीचे जाने से रोकने का काम कर रही है। वो नीचे किसके कारण, इस वेलोसिटी के कारण। वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करेंगे, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे जाने से रोका जाएगा, मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश होगी। अरे होगी क्या नहीं। नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन है, नीचे ले जाने वाला फोर्स है क्यू वी डी साइन थीटा, है ना। ये थीटा कितना है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा है हमने। यहां पर थीटा कितना है, 90 है। अच्छा, ये अगर फोर्स बैलेंस होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्यू ई से, तो क्या इसके बाद इलेक्ट्रॉन का नीचे जाना, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर के एंड पर एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है वो उतनी ही रहेंगी कि नहीं। इसका मतलब जो चार्जेस एंड्स के ऊपर जाके बैठे वो वही रहेंगे कि नहीं, है ना। पर वो एंड पर गए वाले चार्जेस को वही अगर रुकना है तो वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेंगे कि नहीं, वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगी या नहीं, मेंटेन करना पड़ेगी, है ना। हाँ, तो ये क्यू क्यू कैंसल होगा, थीटा की कीमत 90 है तो साइन 91 होता, और ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी आता। समझ गए क्या, इतनी वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ेगी। अंडरस्टूड दोस्तों, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी समझ में आया दोस्तों। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है किसको, किसको प्रोड्यूस करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को। वेन एवर देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। आणि मग तुम्हाला माहिती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स जर का व्ही असेल, पण इथं दोन व्ही येतात म्हणून व्ही डॅश म्हणाल मी, बराबर आहे की नाही। ई इज इक्वल टू क्या होता, व्ही बाय एल होता। अरे होता है कि नहीं, V बाय एल। हेलो, V इज इक्वल टू ई एल या E इज इक्वल टू V बाय एल, सीखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन। और ये होता है B एज इट इज, ये होता है V। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू VLB। म्हणजेच आपण असं शांत स्मार्ट पद्धतीने लिहिलं होतं, BLV इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ में आएगा कितना है, कशा पद्धतीने आणला देणं घेणं नाही आम्हाला, आम्हाला फायनल फॉर्म्युला ध्यानात ठेवायचा कशासाठी, ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम साठी। E इज इक्वल टू BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। तुम बोलते होंगे सर ये तुमने ऐसा तो सिखाया नहीं था, ये तो रेगुलर में अलग ही पद्धति से सिखाया था अलग ढंग से, है ना। अरे ऐसा तो नहीं सिखाया था ना मैंने, पर तुम्हें वो बोर्ड का पैटर्न था तो बोर्ड के ढंग से सिखाया था। अभी वो कैसे भी लाना है रहता,
BLV। आप लोग अगर बोर्ड को मेरे तरफ होंगे तो बोलते होंगे अरे यार ये तो ढंग अलग अलग है। यही असल में है, वो तो बस फॉर्मूले से था। वो कैसा लाया था हमने पता है? E इज इक्वल टू d∅dt। और फाइ होता है NBA। और यहाँ पर NBA, एन तो है नहीं रॉड को, तो ये BA होता है। B इंटू एरिया ट्रेस्ट। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्स मान लो हॉरिजॉन्टल चला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स चला ऐसा बोलते हम लोग। तो ये d/dt ऑफ x इंटू ये BL बाजू को रखेंगे ब्रैकेट से बाहर, पर dx/dt मतलब वेलोसिटी, एंड देयरफॉर ये हुआ है BLV। ऐसा है वो तरीका। पर इनफैक्ट अंदर क्या होता है वो ऊपर देखा हमने, असल में जो होता है वो उधर। ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है इसका। पर जो असल में जो चीज हुई ना वो अंदर रॉड के अंदर क्या होता, तो वो हमने डिस्कस किया। पण मग आता तुम्ही हे सतत कसं ध्यानात ठेवणार? मॅग्नेटिक फील्ड आमची अशी आहे, नाही का? आणि आमचा रॉड हे असा आहे, त्याचे एंड्स P आणि Q आहे। जर मी असा फिरवला तर कोणता एंड पॉझिटिव्ह होईल? ऑब्जेक्टिव्ह साठी ध्यानात ठेवा ना आम्हाला, कोणता एंड पॉझिटिव्ह होईल? Here Q end will be positive। अब कैसे? अरे दोस्तों ये काम करो, तुम लोग पाम रूल फिर से यूज करो। Put your 4 fingers initially in the direction of velocity। रखो रखो रखो। अभी ये तुम्हारे किधर जा रहा था रॉड? इधर जा रहा था ना? नहीं है, फिगर में ऐसे इधर जा रहा था। तो तुम रखो ये ऐसा, 4 फिंगर्स उस पे रखो। मैग्नेटिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में? बाहर के डायरेक्शन में। तो बाहर जाना चाहिए, वो उंगलियां बाहर आने चाहिए। तो अंगूठा तुम्हारा नीचे जाएगा। जाता कि नहीं? नीचे देखो, जिधर अंगूठा जाता उधर पॉजिटिव एंड। ज्यादा के नहीं? तुम्हारा राइट हैंड पकड़े के नहीं? क्या वहां पर भी शर्म आती, वहां पे भी गुस्सा आता, या वहां पर भी जान पे आता सर हम हाथ नहीं निकालेंगे? क्योंकि ऑफलाइन क्लास होता था तो मैं ऐसा पकड़ने को लगता था, सबको लगाता था सबको ऐसा। समझ में आ गया? ये पाम रूल, नहीं तो ऐसा ये ऐसा ऐसा नको, बस ऐसा सीधा पकड़ो। समझ आ गया? ये बाहर के तरफ जाने चाहिए उंगलियां, तो अंगूठा नीचे रखना ही पड़ता था। डायग्राम अगर मैं ऐसा रख दूं तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा रॉड है। रॉड ऐसा है, रॉड की पोजीशन किधर? हॉरिजॉन्टल रखा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और मैं घुमा रहा हूं राइट साइड। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड एमएफ म्हणल्यापेक्षा विच एंड विल बी पॉजिटिव? बाहर वाला एंड या अंदर वाला एंड? आउटसाइड एंड या इनसाइड एंड? कौन सा? कौन सा होगा? लोग खामोश है।
लोक खामोश है. एकाचाच आन्सर आहे, मला दिसलं ना ते वैभवा. मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन है. अस्मा ने दिया आंसर, कलसायत करने दिला. हाँ, देयर विल नॉट बी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि क्योंकि किसके अंदर थीटा होना चाहिए, वो थीटा कौन सा है? E इज इक्वल टू बी एल वी. वी वाला, वी वाला, वी वी वी. ऐसा है. तो फिर ये तो डॉट प्रोडक्ट, ईएमएफ तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरन्स है वो तो. आणि इकडे बी वेक्टर आहे, व्ही वेक्टर है ना. इज दिस सो? तो कौन सा प्रोडक्ट लिखूं मैं? एल बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एल, अब एल भी मैं वेक्टर पकड़ सकता हूं, क्योंकि ये तो वेक्टर आएगा, हाँ ना. तो ये एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर पकड़ू, क्या एल वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पकड़ू, क्या एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर पकड़ू. कितना भी कॉम्बिनेशन, 3 वेरिएबल है मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी 8 होती है, 8. है क्या नहीं? वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर पकड़ो, कौन सा फॉर्मूला होता है? ए बी सी डी ई. दोस्तों ये तो होता है, सॉरी, ये तो होता है एल वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. वी से बी चले जाओ, है ना, एक वेक्टर मिलेगा. फिर उस एल वेक्टर के साथ देखो, मग आपण आता जे काढलं होतं, ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि माझा हा रॉड आहे. मग रॉड मध्ये आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये अँगल 90 आहे. रॉडचा लेंथ आणि मॅग्नेटिक फील्ड याच्यामध्ये अँगल 90 आहे. त्यामुळे इथं येणार एल व्ही बी कॉस ऑफ 90, और ये होता है 0. देयरफॉर तुम बोलते हैं नो, नन ऐसा आंसर दे रहे थे तुम, है क्या नहीं? अंडरस्टूड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स को समझ में आ गया तो मजा आता है, वरना फिर नाराज हो जाते हम लोग. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा रॉड है. ओके, अब मैं रॉड को मूव कर रहा हूं v वेलोसिटी से. तो लेंथ ऑफ द रॉड है l. बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएंगे? बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, प्यार से बोलो, जल्दी बोलो. 0 है. यहां पर 0 क्यों है? यहाँ पे तो असल में मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के बीच में एंगल 90 है ना. जो अभी इसके पहले हमने कॉस थीटा लिया था, वो थीटा तो 90 है. सॉरी सॉरी सॉरी, वो कितना है? वो 90 है, लेकिन वेलोसिटी एंड
रॉड के बीच में एंगल 0 है ना। वेलोसिटी एंड रॉड की लेंथ के बीच में एंगल 0 है तो वो साइन 0 होगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस 0। अच्छा ठीक है। अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसी है, हाँ, और मेरा रॉड ऐसा रखा है एंड वो चले जा रहा है इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बनाकर, थीटा एंगल बनाकर। तो ये है वेलोसिटी v, लेंथ है l, मैग्नेटिक फील्ड है b। तो अब बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ अब कितना, और कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड निगेटिव, p पॉजिटिव q पॉजिटिव। चलो भाई, ये जो तुम्हारे आंसर्स है ये 0 पहले के कि आप भी कह रहे? पहले के, अच्छा अच्छा। हाँ, दो लोगों ने दिया, 3 लोगों ने दिया, कौन सा पॉजिटिव ये भी बताना है, एक साथ दोनों आंसर देना है। p पॉजिटिव बी एल वी साइन थीटा, p पॉजिटिव बी एल वी कॉस ऑफ थीटा, q पॉजिटिव बी एल वी कॉस थीटा, q पॉजिटिव ई सॉरी बी एल वी साइन थीटा। बताओ अब ए बी सी डी। ये आंसर है ए, करेक्ट है। अब यहां पे कैसे समझना दोस्तों, तुम्हारा पाम रूल यूज करो और पकड़ो तुम्हारा पाम के 4 उंगलियां पहले ऐसे इस डायरेक्शन में, क्या अंगूठा तुम्हारा इधर जाता है? हाँ, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी तुम्हारे लेंथ की। अब कितना एंगल बनता है ये समझ गए कि ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना। ये वाला 90 है, इधर का थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा बनेगा। और फिर इस लेंथ का कंपोनेंट अपने इस लाइन में L cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता। L cos ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब L sin थीटा होता, एंड देयरफॉर बी एल sin थीटा, ये तो असल में लेंथ है, एंड फिर इंटू v है। So this is what BLV sin थीटा, ये तुम्हारा आंसर आएगा। पर कौन सा एंड पॉजिटिव, तो अंगूठे की तरफ कौन सा जाता है, P वाला। Therefore P पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड BLV sin थीटा। Will you remember? तो दोस्तों आज के तारीख के लिए आज का ताजा समाचार यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह इसी ढंग से, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।